फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 ज्योग्राफी, जो कि हमारे पास है भारत, लोग, अर्थव्यवस्था। क्या पढ़ना है हमें? चैप्टर नंबर 1 भारत, लोग और अर्थव्यवस्था। ये क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 है। इस चैप्टर में हमें ये पढ़ना है कि भारत के अंदर की आबादी किस तरीके से और उसके क्या कारण हैं, कि जो जनसंख्या है हमारी भारत के अंदर वो क्यों बढ़ रही है और ये क्या कारण है जिस वजह से हमारी जो आबादी बढ़ रही है। उसके बाद हम ये जानेंगे कि इसके क्या नेगेटिव इफेक्ट होते हैं, यानी कि जो हमारी आबादी बढ़ रही है उस आबादी के बढ़ने के क्या क्या नेगेटिव इफेक्ट होंगे, यानी कि हमारी अर्थव्यवस्था पे क्या फर्क पड़ेगा, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलो शुरू करते हैं हम आज की इस वीडियो को। हमारा सबसे पहले अगर हम बात करें भारत की जनसंख्या की, तो भारत की जनसंख्या दुनिया में लगभग दूसरे नंबर पर आती है चीन के बाद। चीन आबादी में अगर हम बात करें तो हमसे जो है ज़्यादा नंबर रखता है, यानी कि पहले नंबर पर आबादी में आता है। लेकिन भारत में भी आबादी कुछ कम नहीं है, लगभग 121 करोड़ आबादी जो है भारत के अंदर रहती है। कितनी? लगभग 121 करोड़ आबादी भारत के अंदर रहती है। कितनी रहती है? 121 करोड़। अब ये जो 21 इतनी बड़ी आबादी हमारे पास भारत के अंदर है, क्या ये आबादी, इसका कारण क्या है? आखिर इतनी आबादी हुई कैसे? उसके बाद इतनी बड़ी आबादी के क्या फायदे भी होते हैं कुछ, या कोई नुकसान भी होंगे? इस वीडियो में हम इसको पढ़ना चाहेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें भारत की जनसंख्या की, तो भारत की जो जनसंख्या है उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, अगर इन तीनों की आबादी मिला दी जाए, कौन कौन सी? नॉर्थ अमेरिका यानी कि उत्तर अमेरिका, कौन से में? उत्तर अमेरिका। उसके बाद दक्षिण अमेरिका, कौन? उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, और उसके साथ साथ हमारे पास ऑस्ट्रेलिया। कौन सा? ऑस्ट्रेलिया। इन तीन बड़े कॉन्टिनेंट, ये हमारे क्या हैं? 3 कॉन्टिनेंट्स हैं, 3 महाद्वीप हैं। अगर इन 3 महाद्वीपों की कुल आबादी भी मिला दी जाए ना, तो इन 3 महाद्वीपों की जो आबादी है वो भारत के बराबर आएगी। किसके बराबर आ जाएगी? भारत के बराबर। इतनी बड़ी आबादी भारत के अंदर होती है। कितनी बड़ी आबादी है कि अगर हम 3 बड़े बड़े महाद्वीपों को मिला दिए जाए, लगभग पृथ्वी का 40% एरिया अगर हम देखें तो वो अकेला इन तीन के पास है, और भारत इतनी आबादी हमारे पास रखता है। उसके बाद अब ये जो आबादी है, इस आबादी का बहुत फर्क भी पड़ता होगा, संसाधनों पे क्या फर्क पड़ता है, तो अगर हम उसके बारे में अब पता कैसे चलता है, देखो कि हमारी इतनी आबादी 121 करोड़, जैसे मैंने बता दिया कि 121 करोड़ आबादी हुई कैसे, पता कैसे चला? अब ऐसे तो है नहीं गली मोहल्ले में जाते रहेंगे कि चलो, तो होता क्या? बिल्कुल वही होता जो तो आप सोच रहे हो। आपने देखा होगा कि आपके लोग, घर पर लोग जो हैं आते हैं, आपसे पूछते हैं कि आपके घर में कितने सदस्य हैं, कितने बच्चे हैं, ये सब आपसे पूछते हैं। ये लगभग साल में 10 साल में एक ही बार जनगणना करी जाती है। जनगणना का मतलब होता है जन की गणना। जन मतलब लोग, कि हमारे पास आज जो लोग हैं भारत के अंदर उनकी गिनती कितनी है, इसको जनगणना कह देते हैं। जो भारत के अंदर जो जनगणना हुई थी सबसे पहले, वो 1872 में हुई थी। कब हुई थी जनगणना भारत के अंदर? 1872 में। लेकिन वो जो जनगणना करी गई वो सही तरीके से नहीं करी गई थी, यानी जो जनगणना थी आपकी वो सही तरीके से नहीं करी थी। सही तरीके से मतलब कि जब भारत आज़ाद नहीं होता 1871, कब? 1871 में की बात हो रही है कि जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था, उस वक्त अंग्रेजों का राज था। तो अंग्रेजों ने सिर्फ उनकी गिनती करी थी जो संपन्न थे। कैसे थे? संपन्न। अब ये संपन्न का मतलब क्या होता है? संपन्न का मतलब होता है ऐसे लोग जो अमीर थे, जमींदार, बड़े बड़े अधिकारी, उन लोगों को गिना था। उस वक्त जनगणना करी थी 1871 में। इसीलिए हम उस जनगणना को सही जनगणना नहीं मानते। बाद में उस एक और जनगणना करी गई 1881 में। 1881 में जो जनगणना हुई उसमें गरीब, बच्चे, बूढ़े सबको गिना गया। तो इसी वजह से हम 1881 को सही जनगणना मानते हैं। कब मानते हैं? 1881 तक को हम सही जनगणना मानते हैं, और 1881 में ही जो है जनगणना सही तरीके से की गई थी। उसके बाद भारत का जनसंख्या का वितरण अगर हम देखें, क्या टॉपिक पढ़ना है?
जनसंख्या का वितरण। वितरण का मतलब होता है कि जनसंख्या किस तरीके से फैली हुई है भारत के अंदर, कि भारत के अंदर जनसंख्या है वो किस तरीके से फैली हुई है। जैसे कि आप जानते हैं लगभग हमारे पास 28 राज्य हैं। कितने राज्य हमारे पास? 28 राज्य हैं। 9 यूनियन टेरिटरीज हैं। क्या हैं? 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। पहले हमारे 8 केंद्र शासित प्रदेश थे और 29 राज्य थे, लेकिन अब कितने होगा? कश्मीर को हटाकर 28 राज्य और 9 केंद्र शासित यानी कि यूनियन टेरिटरीज हो गई हैं। अब इन 28 राज्यों में जो जनसंख्या है वो किस तरीके से फैली हुई है? अगर हम बात करें तो हमारी जो जनसंख्या है वो कुछ ही राज्यों में सबसे ज़्यादा है। कौन कौन से? कि सबसे ज़्यादा जो है जनसंख्या वो यूपी के अंदर है। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश, किसकी? उत्तर प्रदेश की। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कौन सा सबसे बड़ा राज्य, तो आप क्या कहोगे? यूपी? नहीं, बिल्कुल नहीं। भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। लेकिन यूपी भी छोटा मोटा नहीं है, पहले बहुत बड़ा था, उत्तराखंड भी था उसमें, तो इसलिए पहले उसको जो है सबसे बड़ा माना जाता था, क्योंकि उत्तराखंड और यूपी ये दो मिला के जो है आपके यूपी कहलाती थी। लेकिन अब जो है यूपी टूट चुके, इस वजह से यूपी जो है अब बड़ी नहीं रही। तो पहला जो आबादी में सबसे बड़ा राज्य है वो है यूपी, यानी कि उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो यूपी हमारा वो राज्य है जिसमें जो है सबसे ज़्यादा जनसंख्या रहती है। उसके बाद आपके पास आता है महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल। ये वो राज्य हैं जहां पर भारत की लगभग 50% आबादी रहती है। कितनी रहती है? यूपी में, बिहार में, महाराष्ट्र में और आपका आंध्र प्रदेश, सॉरी पश्चिम बंगाल। कौन से में? पश्चिम बंगाल में। ये 4 वो राज्य हैं जहां पर आपका क्या है? भारत की लगभग सबसे ज्यादा आबादी रहती है। भारत की सबसे ज्यादा आबादी रहती है। इन राज्यों में जो है सबसे ज्यादा लोग आपके बसते हैं। कौन कौन से? यूपी, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल। उसके बाद अगर हम बात करें तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात, ये जो जनसंख्या है इनमें लगभग देश की 76% जनसंख्या रहती है। कितनी रहती है? देश की 76% जनसंख्या रहती है। इनको छोड़ दिया जाए, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, ये वो राज्य हैं जहां पर सबसे ज्यादा जनसंख्या है, यानी कि जनसंख्या मतलब सबसे ज्यादा लोग बसते हैं। लेकिन कुछ ही ऐसे राज्य हैं जिनमें अगर हम मान लें तो पूरी भारत की आबादी लगभग 76% तक वो रहती है। तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। कितने राज्य हो गए? कौन कौन से? तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। ये वो राज्य हैं जिनमें पूरे भारत की 76% आबादी रहती है। कितने प्रतिशत? 76% आबादी रहती है। अब बची कितनी? 24%। कितनी बच गई? 76 तो हमारी किस में आ गई? सिर्फ कितने राज्यों में? तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। लगभग 11 राज्य ऐसे हैं जिनमें 76% आबादी रहती है। अब बचे कितने हमारे? कितने बच गए? 17 राज्य। 17 राज्य ऐसे हैं जिनमें सिर्फ 24% आबादी है। अब इसको ऐसे समझ सकते हो, मान लो ये पूरा एक बोर्ड है। ये पूरा बोर्ड क्या है? भारत आपका। तो भारत का ये पूरा बोर्ड जो है, इतना हिस्सा ये आबादी है। ये पूरी आबादी, ये बोर्ड का जितना भी मैंने ये फिल कर दिया है ये आबादी है। ये आबादी जो है सिर्फ 11 राज्यों में रहती है और इतनी सी आबादी जो है 17 राज्यों में रहती है। इसका मतलब समझ सकते हो आपकी जनसंख्या का घनत्व कितना होगा। यानी कि आप अगर हम बात करें घनत्व का, हम आगे पढ़ेंगे टॉपिक कि घनत्व का मतलब मैं समझा देता हूँ। घनत्व का मतलब होता है कि 1 किलोमीटर के दायरे में कितने लोग रहते हैं, उसको जनसंख्या घनत्व कह देते हैं। तो इतनी घनी आबादी होगी कि जैसे बराबर में ही घर है हमारा और उसमें ही 100 लोग रहे हैं। इतनी आबादी जो है इन राज्यों में बसी हुई है। अब बाकी 11 राज्यों में जो हमारे पास 24% है, उनमें 17 राज्य आते हैं। इनकी आबादी आप ऐसे समझ सकते हो जैसे 1 किलोमीटर के अंदर ही सिर्फ मुश्किल से मुश्किल 100 लोग रह रहे हैं। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो। उसके बाद भारत का जो ये वितरण है कि जो आबादी आपकी
कि 76% आबादी सिर्फ 11 राज्यों में। इसका मेन कारण क्या होता है? तो इसका मेन कारण है इसकी भौगोलिक अवस्थाएं। क्या कारण है इसकी? भौगोलिक अवस्थाएं इसका मेन कारण है। भौगोलिक अवस्थाएं क्या होती हैं? भौगोलिक अवस्थाएं का मतलब होता है उच्चावच, यानी कि पहाड़ कितने हैं हमारे पास भारत में, कि पहाड़ी इलाका है या मैदानी इलाका है या नदी के पास है वो, या मिट्टी किस तरीके से है, ये कहलाती है इसकी भौगोलिक अवस्थाएं। क्या कहलाएंगी इसकी? ये भौगोलिक अवस्थाएं कहलाएंगी। अब भारत यानी कि जो जनसंख्या है वो प्रभावित किस वजह से होती है? जो जनसंख्या है वो प्रभावित किस वजह से होती है? इनकी भौगोलिक अवस्थाएं की वजह से। तो हम यहाँ बताएंगे अब कि कौन कौन से कारक है जिसकी वजह से किसी राज्य में ज़्यादा जनसंख्या मिलेगी और किसी राज्य में कम जनसंख्या मिलेगी। क्या हम देखेंगे हम कि किसी राज्य में ज़्यादा जनसंख्या है या क्यों आखिर किस राज्य में कम जनसंख्या है। इसका मेन कारण पहला है उच्चावच। उच्चावच क्या होता है? तो उच्चावच का मतलब होता है पहाड़ या पठार। देखो, अगर मान लो पहाड़ी इलाका है, कैसा इलाका है? अगर पहाड़ी इलाका है अगर आपका, या पठार है, क्या है आपके पास? पहाड़ी इलाका या पठार, तो ऐसे इलाकों में तो आबादी रहेगी नहीं। क्यों? अब मान लो आप ही रहने चले गए तो क्या होगा? पहाड़ों में एक तो बहुत सारी दिक्कतें, ठंड के वक्त में बर्फ पड़ेगी, मजा आएगा, मुझे पता है कि अब हम कहेंगे कि क्रिसमस मना लेंगे, कि बर्फ से खेलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो, जब बच्चे रहते हैं तो ठीक है, लेकिन जब बड़े हो जाते हैं ना आप, तो पहाड़ी इलाकों में एक तो नौकरी नहीं मिलती। क्यों? काम के लिए दूर दूर जाना पड़ता है, कई कई किलोमीटर। तो पहाड़ी इलाकों में फैक्ट्री नहीं लग सकती, वहाँ पानी की कमी रहती है। उसके बाद जो पहाड़ी इलाका होता है उसके नीचे क्या होता है? मिट्टी तो होती नहीं, पहाड़ी पहाड़ होते हैं, इस वजह से दिक्कत करती हैं। तो उच्चावच यानी कि पठार है, पहाड़ है या सिर्फ समतल मैदान है। ज़्यादातर आबादी आपके समतल मैदानों में मिलती है। इसका कारण क्या है कि आखिर क्यों आबादी आपके समतल मैदानों में मिलती है, पहाड़ों में क्यों नहीं मिलती? कश्मीर देख लो आप, कश्मीर में आपकी आबादी बहुत कम। यूपी में आ जाओ, उसके बाद हरियाणा, पंजाब आ जाओ, दिल्ली, इनमें आबादी आपकी बेहद भरी पड़ी है। इसका मेन कारण क्या होता है? इसका मेन कारण होता है कि जो फैक्ट्रियां, जो जितनी भी आपकी जो वो लगती हैं, आपके कृषि होती है, वो उसी मैदानों में होती है। क्या होती है? कृषि हो गई, कृषि या आपकी फैक्ट्रियां हो गई, ये कहाँ लगेंगी अक्सर? ये लगती हैं अक्सर आपकी मैदानों में। इसका कारण क्या होता है? एक तो मैदानों में जो है सप्लाई चेन बनी रहती है। उसके बाद कृषि के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या चीज़ होती है? मिट्टी। पहाड़ में तो खेती करेंगे नहीं, तो पहाड़ खोदते रहो, चलो भाई खोदते रहो कि खेत वो जोतने के लिए, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो कृषि के लिए क्या चाहिए? मिट्टी। और मिट्टी कहाँ मिलती है आपकी? मिट्टी मिलती है आपकी मैदान में, पहाड़ पठार में तो मिलेगी नहीं। इसी वजह से मैदानों में जो आपकी सबसे ज़्यादा जनसंख्या मिलती है। क्या कारण है मैदानों में जनसंख्या मिलने का? क्योंकि मैदानों के अंदर क्या होती है? खेती बाड़ी की जाती है। क्या की जाती है? कृषि की जाती है। और ये जो कृषि है, इसके लिए जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होती है, क्योंकि खेती बाड़ी के लिए आपको क्या है? बहुत सारे लोग चाहिए होते हैं। अब उनकी क्यों? उनकी बुआई के लिए, कटाई के लिए, तो इसके लिए के जो है बहुत सारे लोगों को जनसंख्या की जरूरत होती है, जिसकी वजह से वहाँ रोजगार मिलता है। और जब रोजगार ज़्यादा होगा तो आबादी भी ज़्यादा होगी। यही मेन कारण है जिसकी वजह से आपका क्या है? मैदानों में जनसंख्या पाई जाती है। दूसरा आपका है जलवायु। जलवायु का मतलब होता है कि वो इलाका ठंडा है या गर्म। देखो, अगर कहीं बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, अब ऐसा तो है नहीं कि लद्दाख में रहने चले गए, तो लद्दाख में तो आप रह नहीं सकते, वहाँ का टेम्परेचर तो माइनस में चला जाता है, -15, -30 डिग्री सेल्सियस इतना चला जाता है। अब अगर आपसे मैं कहूँ रेगिस्तान में चले जाओ तो 50 डिग्री सेल्सियस प्लस में, रेगिस्तान में भी तो नहीं रहा जा सकता। यानी कि जो इंसान है वो इस तरीके से बना ही नहीं है कि वो या तो माइनस में रह सके या प्लस में रह सके। उसको कैसा चाहिए? नॉर्मल टेम्परेचर चाहिए, ना ज़्यादा ठंड महसूस। जैसे आपको क्या होती है? ठंड आने वाली है, ठंड आती है तो क्या होता है? रजाइयों में पड़े रहते हैं, रजाइयों में पढ़ के बैठ के याद कर रहे हैं, याद होना नहीं, जबकि सो जाएंगे फेंकेंगे। मैं तो सो पढ़ रहा था, तो ऐसा तो नहीं होने का, ठीक है। तो इंसान जो है इस तरीके से बना हुआ कि ना तो वो माइनस में, यानी कि ना ज़्यादा ठंड बर्दाश्त कर सकता है, ना ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त कर सकता है। इसीलिए ज़्यादातर आबादी आपकी इन इलाकों में मिलेगी भी नहीं। यानी कि जो आबादी है, जैसे आपके लद्दाख हो गया, कश्मीर हो गई, कश्मीर की पहाड़ियाँ हो गई, या आपके थार का रेगिस्तान हो गया गुजरात के अंदर, इन इलाकों में तो मिलेगा नहीं आबादी। क्यों? क्योंकि यहाँ ज़्यादा गर्मी पड़ती है थार के रेगिस्तान में, और कश्मीर में या आपका अरुणाचल प्रदेश में
यहाँ पर कम गर्मी पड़ती है। तो नॉर्मल गर्मी कहाँ रहती है, जैसे दिल्ली हो गई, मुंबई हो गई, कोलकाता हो गया, चेन्नई हो गया, महाराष्ट्र, इन इलाकों में क्या है, नॉर्मल रहता है टेम्परेचर। इसी वजह से यहाँ पर लोग भी ज़्यादा मिलेंगे आपको, ठीक है। तीसरा होता है मृदा। मृदा यानी कि मिट्टी। आपकी मिट्टी जितनी अच्छी होगी, अब सबसे अच्छी मिट्टी अगर मैं बात करूं तो जलोढ़ मृदा है हमारी, जो सबसे अच्छी क्वालिटी की मानी जाती है। क्यों मानी जाती है सब जलोढ़ मृदा? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है, न्यूट्रिशन बहुत होता है इनमें, पोषक तत्व यानी। अब पोषक तत्व ज़्यादा होंगे तो क्या होगा, वो खेती बाड़ी अच्छी होगी, और खेती बाड़ी ज़्यादा अच्छी होगी तो किसान जो है ज़्यादा से ज़्यादा फसलें उगा सकता है। और जब फसलें ज़्यादा उगेंगी तो बेस जाहिर सी बात है, उन्हें काटने के लिए, उन्हें बोने के लिए लोगों की ज़रूरत होगी। इसी वजह से वहाँ के आसपास में ही लोग रहते हैं। तो मिट्टी जो है बहुत ज़्यादा मेन कारण है जिसकी वजह से लोग जो है ज़्यादा बसते हैं मैदानों में। जल की उपलब्धता। जल की उपलब्धता का मतलब होता है कि आपके आसपास पानी के है या नहीं। देखो अगर पानी है, जैसे अगर आप राजस्थान चले जाओ तो राजस्थान में तो पानी बहुत ही कम मिलता है। कहाँ चले जाओ, राजस्थान चले जाओ। अब राजस्थान में जो पानी है वहाँ तो मिलता नहीं, बहुत ही कम से मिलता है। नदी भी एक है, वो भी लूनी, वो भी छोटी सी नदी है, कोई ज़्यादा बड़ी नदी है नहीं। एक इंदिरा गांधी नहर है जिसकी वजह से अब राजस्थान में जो है थोड़ी बहुत तरक्की हुई। लेकिन राजस्थान वो इलाका है जहाँ पर आपको पानी नहीं मिलता, बहुत कम ही से मिलता पानी, लेकिन इसीलिए वहाँ पर आबादी भी कम है। लेकिन अगर पानी ज़्यादा होगा तो पानी ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा, जनसंख्या आसपास, क्यों, ज़्यादातर अभी तक आपने पढ़ा होगा जितने भी नगर पुराने बसे हैं, पुरानी सभ्यताएं बसी हैं, वो कहाँ बसी हैं, नदी के किनारे बसी हैं। क्यों बसती है नदी के किनारे? इसके बहुत फायदे होते हैं। एक तो पानी मिलता पीने के लिए, उसके बाद डेली यूज़ के लिए भी पानी मिल जाता है। फैक्ट्रियाँ जो बसती हैं वो नदी के किनारे बसती हैं, क्योंकि उन्हें क्या है, पानी चाहिए अपनी फैक्ट्री को। जो रिएक्टर्स होते हैं या जो भी काम करते हैं उसके लिए हर ज़रूरत के लिए पानी की रिक्वायरमेंट होती है। इसी वजह से जो है पानी की, जहाँ पानी होगा यानी कि जहाँ जल आसानी से मिल सकता है वहाँ पर आबादी भी आपकी ज़्यादा होगी। तो समझ आए आपके दो टॉपिक? तो बस आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझाने की। रही बात इन नोट्स की, तो नोट्स की मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो फोटो सेंड कर दूंगा, या मैं इसके लास्ट में वीडियो में लगा दूंगा कि नोट्स कौन से हमारे हैंड रिटन नोट्स हैं, आप चाहें तो उनको लिख सकते हो। तो बस आज के लिए इतना ही, थैंक्स।